नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सानिध्यम परिवार में। छंद प्रकरण के पार्ट 3 के साथ में आपके बीच, तो बिना समय गंवाए तुरंत से जुड़ें और शुरू करें छंद। अब तक हम मात्रा ज्ञान और छंद के भेद आदि का परिचय प्राप्त कर चुके हैं, यानी छंद प्रकरण को सीखने के लिए, समझने के लिए जिन मूल तत्वों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो बिल्कुल अब शुरू कर रहे हैं मूलतः छंद प्रकरण। तो हेडिंग डालिए फटाफट से, छंद ज्ञान। और आज की इस क्लास में हम क्या चर्चा करेंगे, छंद के कौन कौन से छंद हैं उनकी। तो छंद ज्ञान की चर्चा करते हैं, बिल्कुल पार्ट 3। अब आपको क्या ध्यान देना है, क्योंकि ये सभी चीजें कहां से आती हैं आप पढ़ चुके हो। यहां मेरे हिसाब से आप लोगों को नोट करने पर नहीं जाना है, बल्कि किस पर ध्यान देना है, समझने पर, कि कहां हमसे गलतियां होती हैं। एक रफ कॉपी आप अपने पास रखेंगे और साथ के साथ मात्राएं जरूर लगाएंगे। नोट करने के लिए इस क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब तसल्ली से क्या कर लेना, नोट कर लेना। लेकिन फिलहाल किस पर ध्यान दो, फिलहाल यहां छंद प्रकरण में छंद पहचानने पर, यति क्या है, इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं पहले छंद के साथ में, और पहला छंद है आपका कौन सा, आर्या। जैसा कि हम जानते हैं कि ये आर्या कैसा छंद है भैया, ये आर्या आपका मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है, यानी कि यहां पर छंद का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर किया जाता है। लक्षण है, याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लक्षण याद किए आप छंद नहीं पहचान सकते। पता ही नहीं होगा होता क्या है, तो फिर कैसे पहचानोगे। लेकिन देखिए कि यस्या पादे प्रथमे, यस्या यानी जिसके, पादे प्रथमे प्रथम पाद में 12 मात्रा, 12 मात्राएं होती हैं। जिसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं होती हैं, तथा तृतीय अपि, और तीसरे पाद यानी तीसरे चरण में भी कितनी होती हैं, 12 ही। जिसके प्रथम तथा तृतीय पाद में कितनी मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 18 मात्राएं होती हैं। चतुर्थ के तथा चौथे चरण में पंचदश, 15 मात्राएं होती हैं। वो कौन सा छंद कहलाता है, आर्या छंद कहलाता है। कौन सा छंद कहलाता है, आर्या। एक बार मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, आप मेरे साथ नोट कर लो भले। एक छंद पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, वो आगे आप इसी चीज को कंटिन्यू कर लेना। अर्थात क्या कहा, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं, कौमा, द्वितीय चरण में 18 मात्रा, तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्रा होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं, 15 मात्रा होती हैं। वह आर्या छंद होता है। कौन सा छंद होता है, वह आर्या छंद होता है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। अब आप प्रत्येक छंद के लक्षण में इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब एक बार लक्षण पर मात्रा लगा करके देखते हैं कि आपको मात्राएं कैसे लगानी है और कैसे गिनना है। यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि, अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदश सार्या। यानी कि जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्रा, तो देखते हैं पहले और तीसरे में 12 है कि नहीं।
तो बिल्कुल पहले और तीसरे चरण पर क्या करते हैं, मात्रा लगाते हैं। एक बार इधर ध्यान दो और मात्रा लगाओ। आपका स्वर जो यहां बैठे हो वो लघु गुरु बोलेंगे, और जो दूर अपने घर बैठे हैं वो भी किसका उच्चारण करेंगे, लघु और गुरु का उच्चारण करेंगे। बोलिए गुरु, क्योंकि आधा स आ रहा है, गुरु गुरु गुरु। अब ये प्रेस को, एक चीज और होती है, कई बार हम ये मानते हैं कि संयुक्त अक्षर जो है वो उसी में आना चाहिए, नहीं, अगर पंक्ति में अलग भी आ रहा है ना तो भी पहले वाले को क्या करेगा, गुरु करता है। फिर ये खुद कैसा रहेगा, लघु, क्योंकि इसके आगे तो कुछ नहीं है, लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। ये कौन सा स्वर है, री है, और री का मतलब छोटी री है, छोटी री है तो कैसा रहेगा, लघु रहेगा, गुरु गुरु और लघु। ठीक है, इधर आओ दूसरे पे, बोलिए गुरु गुरु लघु गुरु, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, द्वि आ रहा है, ये इसको क्या करेगा, गुरु कर देगा। लघु गुरु गुरु लघु गुरु, र आ रहा है, हमेशा अगले वाले पर नजर होनी चाहिए, अगले वाले पर, समझदार हो ना, अगले वाले पर नजर होनी चाहिए। ठीक है, फिर बोलो लघु गुरु, पा कैसा हो जाएगा, गुरु, क्योंकि क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है। च लघु 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 गुरु और गुरु, ये सभी मात्राएं हो गई, और उम्मीद करता हूं आप सभी ने भी यही मात्राएं लगाई होंगी, यही लगाई हैं, आप सभी ने भी यही मात्राएं लगाई होंगी। अब इनको गिनते हैं कि साहब ये जितनी हम सोच रहे थे उतनी उतनी है कि नहीं। तो देखो, आपको पता है ना, जब मात्रा गिनी जाती है तो ह्रस्व मात्रा को 1 और दीर्घ मात्रा को 2 गिनना है, दीर्घ मात्रा को 2 गिनना है। गिनो, 2 4 6 8 9 10 12, यानी ये आपका कौन सा चरण हो गया, प्रथम चरण। कितनी मात्रा हो गई, 12 मात्रा। आगे आओ, 2 3 4 6 8 9 11 12 14 16 17, ये आपका कौन सा चरण हो गया, द्वितीय चरण। कितनी मात्राएं हो गई, 17, और हमें कितनी चाहिए थी, 18, यानी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कहां हुई, गड़बड़ ये हुई कि यहां ये लघु आ रहा है। आपको बताया था कि चरण के अंतिम वर्ण को विकल्प से क्या माना जा सकता है, गुरु माना जा सकता है। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको गुरु मान लेते हैं। कैसे, विकल्प से, क्योंकि हमें क्या करना है, मात्राएं पूरी करनी है, और जैसे इसको 1 बढ़ा करके गुरु करोगे क्या हो जाएगा, 18 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी मात्राएं हो जाएंगी आपकी, 18 मात्रा हो गई। कितनी, 18 मात्राएं आपकी हो जाएंगी। अब आइए यहां गिनो, 2 4 5 7 8 10 12, कौन सा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया। यहां भी कितनी हो गई, 12, कितनी हो गई, 12 मात्रा हो गई। अब आइए लास्ट, तो पहले और तीसरे में 12 12 हो गई, और अब आइए चौथे चरण पर, बोलिए 1 3 4 6 8 9 10 11 और 4 15, 11 और 4 15। ये बच्चे ऐसे हैं, इनको 15 तक की गिनती नहीं आती, और मैं इन्हें क्या बनाने की सोच रहा हूं, वरिष्ठ अध्यापक बनाने की सोच रहा हूं, सेकंड ग्रेड टीचर बनाने की सोच रहा हूं। 15 मात्रा हो गई। कितनी मात्रा हो गई भैया, यहां पर 15 मात्राएं आपकी हो गई। तो इस तरीके से आपका छंद कौन सा हो गया, आपका छंद हो गया आर्या। कौन सा हो गया, आर्या। तो ये लक्षण का तरीका आपको अपनाना है, आर्या छंद हो गया। एक बार तो नोट करो आप, उसके बाद में आपको केवल 2 छंदों में आप लोगों को साथ देंगे, उसके बाद में सिर्फ कहां ध्यान दोगे, सीखने पर। किस पर दोगे, सीखने पर। डन। चलो, अब इसी का उदाहरण आपके सामने है। आपरितोषात विदुषामना साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्यम प्रत्ययम चेतः। आपको क्या करना है,
उदाहरण पर मात्रा लगानी है, उदाहरण पर मात्रा लगानी है। लिखिए, नोट करिए और मात्रा लगाइए, लिखिए, नोट करिए और मात्रा लगाइए। बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होता भैया, राजस्थान में पीजीटी फर्स्ट ग्रेड होता है। वी कुमार, ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर व्याख्याता, जिसकी परीक्षा पहली 11 को है और दूसरी संस्कृत की 14 को है, वो पीजीटी होता है भैया। राजस्थान में थर्ड ग्रेड जो होता है वो 2 पार्ट में है, जो सब जगह वही है, L1 और L2। 1 से 5 तक वाली L1 है और 6 से 8 वाला L2 है। वो टीजीटी भी नहीं है। टीजीटी राजस्थान में कौन सा है? सेकंड ग्रेड है। माने कि L2 को भी आप टीजीटी की श्रेणी में रख सकते हो, लेकिन राजस्थान वाले नहीं बांटते भाई। लगा ली? अभी तो लिखा ही नहीं है, चलो लिखो। चलो लगा ले होंगे। नहीं, अगर ऐसे तरीके से मात्रा लगाने में लिखने में रह जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। और ये मतलब क्योंकि जो चीज़ हमें आती है ना और जो सहज है, उस पर अनावश्यक समय गंवाना ठीक है नहीं। क्योंकि आप इसके नोट्स तो बाद में भी बनाए जा सकते हैं, फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। तो बिल्कुल आइए मात्रा लगाते हैं। लगाएं जी, देखो बोले जाओ। गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु। द पर कोई मात्रा नहीं होगी। फिर आइए, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु। अब नए आ रहा है, गुरु हो गया। ये पैर गुरु है, प्र लघु, ग लघु, वी कैसा हो जाएगा? गुरु होगा, क्योंकि आगे क्या आ रहा है? संयुक्त ग आ रहा है, तो इसको गुरु करेगा। ग खुद गुरु है और न भी कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। बलवद अपि, लघु, 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 इतनी सारी लघु मात्राएं। अब ये कौन सी हो जाएगी? गुरु, क्योंकि आगे कौन सा अक्षर आ रहा है? संयुक्त अक्षर आ रहा है। तो लघु खुद कैसा रहेगा? अब खुद में तो ह्रस्व स्वर है, तो लघु ही रहेगा। गुरु, 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 लघु और गुरु। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां तय, ये तो पहले से ही गुरु था। नए ने म को गुरु कर दिया, प्र संयुक्त था यह गुरु, आदित्य ने प्र को गुरु कर दिया, इसलिए तीनों कैसे हो गए भाई? गुरु हो गए। और इधर आइए, कौन सा हो जाएगा? गुरु और गुरु हो जाएगा। अब आप गिन लीजिए, गिनिए यहां पर। प्रथम चरण, प्रथम चरण कितनी मात्रा? गिनो आराम से, तसल्ली से, क्यों तकलीफ लेते हैं? 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 2 12। प्रथम चरण कितनी मात्रा? 12 मात्रा। ठीक है। अब आइए कहां? द्वितीय चरण पर। कौन सा चरण? द्वितीय चरण। गिनो द्वितीय चरण की मात्राएं निजी कर कमलों से। 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17। एक कहां गई? ये रह गई 18। कुल मिलाकर के ये कितनी हो गई? 18 मात्रा। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 18 मात्रा। तीसरे चरण पर आइए। तीसरे चरण कौन सा चरण भैया? तृतीय चरण की हम बात करते हैं। तो तृतीय चरण में गिनो मात्राएं, अपने आप पता लग जाएगा कितनी आ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12। तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हो गई? तृतीय चरण में हो गई 12 मात्रा। कौन सी? 12 मात्रा हो गई। और इसके बाद में आ जाओ आखिरी और कौन से? चतुर्थ चरण पर। कौन से चरण पर? चतुर्थ चरण पर आ जाओ। और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हैं वो भी एक बार गिन लीजिए। 2, 4, 6, 8, 9 और 6 15। कितनी मात्रा? 15 मात्रा हो गई। यानी कि क्या कहेंगे? अरे टोटल 57 मात्राएं हो गई। अरे टोटल नहीं करनी है यार अपने को, टोटल नहीं करनी है शशि, अपने को सिर्फ अलग अलग गिननी है, क्योंकि टोटल से काम चलना नहीं है भाई। भाई टोटल 57 में अगर आपने एक के भी क्रम बदल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी चलो आएगा तो टोटल 57 ही। बहुत बढ़िया। तो अतः यहां कौन सा छंद हो जाएगा? अतः यहां कौन सा है? आर्या छंद। अब आप इसको भाषा बना करके लिखना चाहते हो
तो कैसे हो जाएगा? उक्त उदाहरण के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्रा होने से यहां आर्या छंद है। फिर सुने, अगर वैसे मेरे हिसाब से परफेक्ट तरीका कौन सा होता है? ये होता है, ठीक है। उक्त उदाहरण के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं और उसके बाद में द्वितीय चरण में 18 तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्रा होने से यहां कौन सा छंद हो जाएगा? यहां पर आर्या छंद हो जाएगा। ये एकमात्र मात्रिक छंद है जो आपसे पूछा जाता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है कि आर्या छंद पर तभी विचार करोगे जब ऑप्शन में आर्या दे रखा हो। सबसे पहले वर्ण गिनना, लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको छंद की कैसे कैसे पहचानोगे, तो पर शॉर्ट ट्रिक कहां बताएंगे भैया? लास्ट में, क्योंकि पहले क्या करें, पढ़ लें। सही लगी मात्राएं आपकी? पूरी सही थी, बहुत बढ़िया। अतः यहां कौन सा छंद है? आर्या छंद है। डन। चलो अब बात करते हैं अगले छंद की। अगला छंद है कौन सा? अनुष्टुप। और यहां अनुष्टुप कैसा छंद है? अनुष्टुप आपका वार्णिक छंद है। कैसा छंद है? वार्णिक छंद है। और वार्णिक छंद है तो यहां से आगे सभी के सभी छंद कैसे रहेंगे? वार्णिक ही रहेंगे। केवल आपके सिलेबस में परीक्षा में जो एकमात्र मात्रिक छंद आता है वो कौन सा है? आर्या। कौन सा है? आर्या है। आर्य। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम, आपको ध्यान रखना है कि इस अनुष्टुप छंद का ही दूसरा नाम क्या है? श्लोक है। क्या है? श्लोक भी कहा जाता है अनुष्टुप को। इसीलिए तो यहां अनुष्टुप नहीं आया है, क्या आया है? श्लोक आया है। कि श्लोके षष्ठम, श्लोके यानी श्लोक में, श्लोक में मतलब अनुष्टुप छंद में, अनुश्लोके यानी अनुष्टुप छंद में षष्ठम गुरु, छठवां वर्ण गुरु होता है। ज्ञेयम मतलब जानना चाहिए। सर्वत्र सभी जगह पंचमम लघु, पांचवा अक्षर कैसा मानना चाहिए? लघु मानना चाहिए। सभी जगह का मतलब यानी चारों चरण। सभी जगह का मतलब क्या हुआ? चारों चरण। तो अनुष्टुप छंद के चारों चरणों में छठवां वर्ण कैसा रहेगा? गुरु रहेगा। और पांचवा वर्ण कैसा रहेगा? लघु रहेगा। कैसा रहेगा? लघु रहेगा। द्विचतुष्पादयो, दूसरे तथा चौथे चरण में, दूसरे तथा चौथे चरण में सप्तमम ह्रस्वम, सातवां वर्ण कैसा रहता है? ह्रस्व रहता है। तथा अन्ययो दीर्घम, अन्य मतलब कौन से रह गए भाई? दूसरे और चौथे के अलावा बच गए पहला और तीसरा। और पहले और तीसरे चरण में सप्तम वर्ण कैसा होता है? लघु होता है, दीर्घ होता है। तो कौन सा छंद होता है? अनुष्टुप छंद होता है। कौन सा होता है? अनुष्टुप। ऐसे पहले एक बार लिखें, जिस छंद के प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु, कौमा पंचम वर्ण लघु, होता है। द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में सप्तम वर्ण ह्रस्व
कॉमा अन्य, अन्य मतलब क्या हो गया, प्रथम व तृतीय चरण में सप्तम वर्ण गुरु होता है, वह अनुष्टुप छंद होता है। कौन सा छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है। ठीक है, और अनुष्टुप छंद कैसा छंद है, तो ये अष्टवर्णात्मक छंद है। कैसा छंद है भाई, ये अष्टवर्णात्मक छंद है। अष्टवर्णात्मक मतलब 8 वर्ण वाला। कैसा छंद है, अष्टवर्णात्मक छंद है, यानी इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आप नोट कर लेंगे नीचे, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। सबसे छोटा छंद है भैया, सबसे छोटा छंद है। अगर प्रत्येक चरण में 8 वर्ण बैठ जाए तो मात्रा भी मत लगाना, सीधा सीधा क्या कर देना, अनुष्टुप, क्योंकि 8 वर्णों वाला अकेला छंद है। 8 वर्णों वाला ये बिल्कुल ही अकेला छंद है, इसलिए मात्रा लगाने की भी आपको जरूरत जो है वो नहीं है, मात्राओं की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है। तो आइए एक बार मात्रा लगा लेते हैं पूरे श्लोक पर। बिल्कुल हमारे मेहनती बच्चे मात्रा लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलिए देखिए, गुरु 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 लघु लघु गुरु, गुरु 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 लघु 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 गुरु लघु गुरु। अब छांट लेंगे, इधर लगा लो, लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु और गुरु। 3 को ही पहचानना है आपको। कितने को पहचानना है, 3 को। कौन कौन से, 5 6 7। कौन कौन से, 5 6 7, 5 6 7 और 5 6 7। पहला और तीसरा चरण तो एक जैसा आ जाना चाहिए, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, और दूसरा और चौथा चरण लघु गुरु गुरु और लघु गुरु, वो लघु गुरु लघु और लघु गुरु लघु के रूप में आ जाना चाहिए। तो ये अपने आप कौन सा हो जाएगा, अनुष्टुप हो जाएगा। मात्रा गलत लगी एक आध, कौन सी लगी, नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रणाम भैया, राधे श्याम। ये तो लघु ही रहेगा, तो घ तो छोटा होता है, तो घ पे मात्रा तो छोटी लगी हुई है, तो छोटा ही रहेगा। तुम्हें घ बड़ा लग रहा है क्या, घ क्या बड़ा होता है, व्यंजन छोटा बड़ा थोड़े होता है। वाह, क्लियर है भाई। नमस्कार कविता, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, 8 वर्ण होते हैं। अब कई बार क्या होता है, चारों चरण पूछ लिए जाते हैं, तो चारों चरण में कितने हो जाएंगे, 32। भाई चारों चरण आ जाएं तो क्या कर देना, चारों चरण आ जाए तो कर देना 8 × 4 = 32। अब ये मत कहना सर आपने चारों चरण के वर्ण तो लिखा ही नहीं थे। अरे बदमाशों, जब एक चरण के लिखा दिए तो चारों के अपने आप ही कौन से हो जाएंगे, वही हो जाएंगे, चारों के अपने आप ही वही बन जाते हैं। डन। चलिए अब बात करते हैं कहां, अगले, इसी के उदाहरण की। इस पर मात्राएं आप लगाइए। नहीं, मैं भी तो लगा रहा हूं साथ में। अभी थोड़ी देर तो लिखने दूंगा, मात्रा लगाने दूंगा, जिससे आपको अभ्यास हो जाए। उसके बाद मैं मात्रा लगाने नहीं दूंगा, तब केवल और केवल मैं अभ्यास कराऊंगा। तो इसलिए अभी जब तक मैं करा रहा हूं तब तक तो करते चले जाओ, अभ्यास करो। और लिखने की गति को थोड़ा ठीक ठाक रखना बेटा, लिखने की गति को बेहद तीव्र रखेंगे। नमंती फलिने वृक्षा नमंती गुण। अब देखो 2 पंक्ति में ही दे दिया, अगर 4 लाइन में होता ना तो दिक्कत आती नहीं, तुरंत से पता लग जाता है प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण,
कैसे पता लगाओगे? यहां से यहां तक के वर्ण गिन लो, कितने हो जाएंगे? 16। क्या करेंगे? आधे आधे कर देंगे भैया, करेंगे कि नहीं करेंगे? आधे आधे कर देंगे, और आधे आधे करोगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप पता लग जाएगा कितने वर्ण है, 8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 8। सबसे पहले वर्ण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हुए? 16 वर्ण हुए। और 16 वर्ण का मतलब क्या हुआ? 8 प्लस 8। और 8 वर्णों वाला अकेला छंद कौन सा है? अनुष्टुप। तो देखिए 5 6 7 कहां निकाल लो, ये रहे आपके 5 6 7, ये रहे, तीनों को मिला दो, ये 5 6 7 रह गए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां 5 6 7 कहां है? ये रहे आपके 5 6 7। 3 मात्राएं लगा लो, बाकी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5वें 6वें और 7वें बड़ी। और वैसे तो देखा जाए ना तो सीधा सीधा सा पता चल जाए, 8 वर्ण आ रहे हैं तो क्या है? अनुष्टुपी है। इधर आ जाओ, 5 6 7 कहां आएंगे? ये रहे 5 6 7। और यहां 5 6 7 कहां आएंगे? ये रहे आपके 5 6 7। 7 मतलब 8वें लास्ट है, उसको छोड़ ले, उससे पहले 5 6 7 ही आएंगे ना। हाँ, तो लगाओ मात्राएं, वही आनी चाहिए। पहले और तीसरे में आनी चाहिए लघु गुरु गुरु, और दूसरे और चौथे में आ जानी चाहिए लघु गुरु लघु। यही आई है, देखते हैं। यही आई है तो देखते हैं। ली लघु गुरु, और यहां 6 क्या करेगा? गुरु कर देगा। इधर आओ, लघु गुरु गुरु, यानी यहां भी ये तीनों तो लघु गुरु गुरु के रूप में आ गई। और इधर आ जाओ, लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु। तो इस तरीके से ये किस में आ गई? लघु गुरु लघु के रूप में। और वर्ण कितने हो रहे हैं? 8। छंद कौन सा हो गया? अनुष्टुप। यानी क्या कहेंगे? प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है, अतः कौन सा छंद हो जाएगा? अनुष्टुप छंद है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होने से, और बाकी चीजें भी हैं आपके पास में, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होने से यहां कौन सा छंद हो गया? यहां अनुष्टुप छंद। और मैं कह चुका हूं आपको, परीक्षा में अगर अनुष्टुप नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? श्लोक। क्या मिलेगा? श्लोक मिलेगा। अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद हो जाएगा? अनुष्टुप छंद हो जाएगा। नहीं, कदाचन है थोड़ी होता है, कदाचन होता है। नयनमंती कदाचन, कदाचन है नहीं होता, कदाचित और कदाचन नहीं होता। मेरे हिसाब से तो नहीं होता भैया, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यार, मरवाओगे। अतः यहां कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। क्लियर है भाई? चलिए, अब यहां 2 छंद तो आपने किससे सीख लिए? अनुष्टुप केवल वर्ण गिन करके आ गया, 8 वर्ण आए, बेधड़ क्या कर देना? अनुष्टुप कर देना। आर्या, अगर विकल्प में ऑप्शन में आर्या देख रखा है तो ही आर्या पर विचार करेंगे, अन्यथा आर्या तो है ही नहीं। ठीक है, तो और वहां भी क्या करना? वहां भी वर्ण गिन लेना, वर्ण ही ऊटपटांग आएंगे, क्योंकि आर्या में मात्राएं गिनी जाती है ना कि वर्ण, तो वहां वर्ण समान हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, इसलिए आर्या पर नहीं जाएंगे। अब आइए, अब यहां पर छंद का निर्धारण किससे होगा? मात्रा लगा करके गण बनाने से होगा। किससे होगा? मात्रा लगाने से, गण बनाने से। इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा ये कैसा छंद है? ये भी मात्रिक है, लेकिन ये एकादश वर्णात्मक है। कैसा है? एकादश वर्णात्मक छंद है, यानी कि इसमें कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक चरण में 11 होते हैं भैया। एकादश मतलब क्या? शादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगोगे। क्या कहा? शादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगोगे। यदि तौ 2 तगण, जगण और गौ, यानी अंत में 2 गुरु वर्ण आ जाएं तो इंद्र वज्रा स्यात्, उसको इंद्र वज्रा छंद समझना चाहिए। या क्या कहा? जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः
इसी क्रम में। अब गण कहां है, इसी में दे रखे, शादेंद्र वज्रा यदि तौ जगोगे, यानी तौ मतलब दो तगण, तो क्रमशः तगण तगण जगण, तगण तगण और जगण, तथा अंत में दो गुरु वर्णों के साथ, तथा अंत में दो गुरु वर्णों के साथ 11 वर्ण होते हैं, वह इंद्र वज्रा छंद होता है। वह कौन सा छंद होता है भाई, वह इंद्र वज्रा छंद होता है। कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, तो कुल वर्ण हो गए 11 इंटू 4 बराबर 54। कई बार कुल वर्ण पूछ लेता है और हम प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ पाते। अगर प्रत्येक चरण में पूछा जाएगा तो 11, और चारों चरणों में मिलाकर के पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। आइए मात्रा लगाते हैं और पता लगाते हैं कि है कि नहीं है। बोलो, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और अंत में दो गुरु आ गए। तो गण बनाइए, वही गण बन जाएंगे आप जो बनाना चाहते हैं। देखिए ताराज, कौन सा गण बन गया, तगण। फिर से ताराज, कौन सा गण बन गया, तगण। जवान, कौन सा गण बन गया, जगण। और ये दोनों के दोनों, क्योंकि गण तो बन नहीं रहा, गुरु गुरु हो जाएंगे, गुरु गुरु हो जाएंगे। और आपने वर्ण गिने तो कितने वर्ण आ रहे थे, 11 वर्ण आ रहे थे। कितने वर्ण आ रहे थे, 11 वर्ण। तो क्या कहेंगे, शादेंद्र वज्रा यदि तौ जगोगे। अब यहां पर यति के लिए कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब यति कहां होगी, छंद की समाप्ति पर, यानी बीच में जब यति दी हुई होती है उसी में मध्य में यति होती है। जहां यति के बारे में कोई संकेत नहीं दिया, इसका मतलब पूरा छंद आपको एक ही चरण में यानी एक श्वास में बोलना है। बीच में आपको सांस लेने की अनुमति जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। क्या कहेंगे, शादेंद्र वज्रा यदि तौ जगोगे, शादेंद्र वज्रा यदि तौ जगोगे। डन हो गया भैया, बिल्कुल। तो आप उदाहरण आपके सामने है, स्वयं मात्रा लगाइए, निजीकरण कमनों, केवल एक पंक्ति लिख लेना और इसी पे लगा लेना। आपका मन करे तो 3 लाइन छोड़ लेना, बाद में लगा लेना, लेकिन एक पंक्ति ही, क्योंकि जब चारों चरण समान होते हैं, क्योंकि समृत है तो चारों चरण समान होंगे, और समान होंगे तो एक पंक्ति पे जैसी लगेंगी लालाओ वैसी कहां हो जाएंगी, चारों पे होंगी कि नहीं होंगी भैया। यस, तो लगाइए भैया, केवल यस करने से काम नहीं चलेगा। अर्थोई कन्या पर किए, अर्थ ध्यान रखना, अर्थ उसका उत्प्रेक्ष अलंकार का बहुत प्यारा उदाहरण है ये। कहां का है, कहां से लिया है, हाँ किताब में से ही लिया है बिल्कुल। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का आखिरी श्लोक है, ठीक है, बड़ा फेमस है विज्ञान शाकुंतलम। क्या कहते हैं, याद है ना, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि 4थो अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो जो हालांकि जो 4 श्लोक है उनमें ये नहीं है, ये ध्यान रखना, ये 4 में नहीं है उनमें, पर कहा जाता है। तो उस 4थे अंक का आखिरी श्लोक है। अर्थोई कन्या पर किए, मात्रा लगाते हैं, मैं लगाऊं, लगा दी सर, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो, लगाइए। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और ये हो गया गुरु। अब अंतिम वर्ण हमें कैसा चाहिए, लघु गुरु चाहिए। यहां कैसा आ रहा है, लघु आ रहा है, तो अंतिम वर्ण को विकल्प से गुरु कर सकते हैं। तो यहां आ तो रहा था लघु, लेकिन इसको क्या करेंगे, गुरु कर देंगे। कैसे कर देंगे,
विकल्प से। कैसे करेंगे? विकल्प से गुरु कर देंगे। तो अब आप अपने गण स्वयं बनाइए। देखिए, ताराज कौन सा गण हो गया? तगण। ताराज कौन सा गण हो गया? तगण। जवान कौन सा गण हो गया? जगण। और ये गुरु हो गया, और ये लघु वाले को हमने वापस यहां क्या कर दिया? गुरु कर दिया। कौन सा छंद हो गया? इंद्रवज्रा हो गया। यानी क्रमशः क्या कहेंगे? क्रमशः, प्रत्येक चरण में क्रमशः, ऐसे कहेंगे प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, तगण, जगण तथा अंत में दो गुरु वर्णों के साथ 11 वर्ण होने से इंद्रवज्रा छंद है। कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा छंद होगा। ए गुरु कैसे? बेटा यहां ऊपर र आ रहा है, ये रहा अर्थों में ऊपर। मैंने कहा था र जो आए ना, चाहे ऊपर आ जाए चाहे नीचे आ जाए, वो तो आगे वाले को बड़ा ही करेगा भाई। तो ये आधा र आ रहा है ऊपर, इस आधे र ने इसको क्या कर दिया? गुरु कर दिया। आधे र ने गुरु कर, आधे र ने गुरु कर दिया। मात्राएं गलत लगा रहे हो, उसका मतलब तुम मिटा रहे हो तो नहीं, गलत बात बेटा। इतनी प्रैक्टिस के बाद में तो एक एक अक्षर टिप्स पे होना चाहिए भाई, टिप्स पे, चुटकियों पे होना चाहिए। कैसे? क्लियर हो गया भरत? ए गुरु कैसे हुआ? नहीं, ए इसकी कह रहे हो तो ए तो दीर्घ स्वर होता है भाई। दो चीजों की कह रहे हो तुम, अगर इस ए की कह रहे हो तो ए तो वैसे ही दीर्घ स्वर होता है ना, तो दीर्घ स्वर तो गुरु ही रहेगा। अब हिंदी की तरह मत कर लेना, छोटी है बड़ी है तो छोटी है, अरे छोटी नहीं होती, वो दोनों बड़ी बड़ी होती हैं भाई। वो तो हमें गुरुजी पढ़ाते थे तब कहते थे। लास्ट वाला समझ गया मैं तुम किसकी कह रहे हो, ए की कह रहे थे। तो भाई ए तो दीर्घ स्वर होता है। हाँ बिल्कुल, इसने समझा, इसने मुझे बताया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ए दीर्घ स्वर होता है, ये चारों दीर्घ स्वर होते हैं, ए, आई, ओ और औ। अब अगर मात्रा के साथ आएंगे भाई, आप याद करो, अगर इसके कहीं भी आप देखोगे तो एक ही मात्रा कहीं नहीं आ रही क्या? अगर कहीं आ रही होती तो हम गुरु ही तो लगाते। देखो एक ही मात्रा कहीं तो आई होगी यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, उधर तो पहले आ गई होगी कहीं ना कहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो के को हमने गुरु किया है ना, के को गुरु, तो के पे एक ही मात्रा को जब गुरु कर रहे हो तो भैया एक ही मात्रा कहीं ऊपर से तो आई नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पिंगल मुनि मुझे अलग से दे गए। इसका मतलब ये चारों स्वर कैसे होते हैं? गुरु होते हैं, और इनकी मात्रा हो चाहे ये खुद स्वर हो, गुरु ही रहेंगे। सबसे इजी, बिल्कुल सबसे इजी छंदी है, मुझे भी सबसे इजी छंदी लगता है। हाँ इनको भी लगता है, ये भी कह रहे हैं। चलो उपेंद्र वज्रा, कौन सा? उपेंद्र वज्रा। और ये भी कैसा है भैया? ये भी आपके एकादश वर्णात्मक है। ये भी कैसा छंद है आपका? एकादश वर्णात्मक छंद है, 11 वर्णों वाला छंद है, 11 वर्णों वाला छंद है। उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। लक्षण को बोलो, उपेंद्र वज्रा। अब गण का ये रे, जत जा यानी जगण तगण जगण, ततः मतलब उसके बाद गौ यानी कि दो गुरु आ जाएं। उसके बाद क्या आ जाएं? दो गुरु। यानी क्या कहेंगे भैया? जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण तथा अंत में दो गुरु वर्णों के साथ ग्यारह वर्ण हों, वह
कौन सा हो जाएगा बताओ? उपेंद्र वज्रा। वह उपेंद्र वज्रा छंद होता है। कौन सा हो जाता है? उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। और 4 चरण में कितने हो जाएंगे? कुल वर्ण, यानी अगर चारों चरणों के कुल वर्ण पूछे जाएं तो कुल वर्ण हो गए आपके 44। कितने हो जाएंगे भैया? 44 हो जाएंगे। 11 इंटू 4 बराबर 44। 11 इंटू 4 बराबर क्या होता है? 44। तो इसमें भी 11, उसमें भी 11। कौन से? इंद्रवज्रा में भी 11 ही होते हैं। तो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों में वर्णों की संख्या 11। तो केवल वर्ण गिन करके काम नहीं चलेगा, आपको मात्राएं लगानी पड़ेंगी, गण, और कम से कम पहला गण तो बनाना पड़ेगा। इंद्रवज्रा में पहला गण तगण बनता है, जबकि उपेंद्र वज्रा में पहला गण जगण बनता है। उपेंद्र वज्रा में पहला गण कौन सा बनता है भैया? उपेंद्र वज्रा में पहला गण आपका जगण बनता है। चलिए आगे बढ़ें। तो मात्रा लगाओ। लघु गुरु लघु। अब देखो 9 2 रे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको गुरु कर दें। और 2 2 आधे आ रहे हैं तो 2 2 पहले को गुरु करते, जो पहले से ही कैसा है? गुरु है। नहीं, यहां 9 2 र हैं तो न और द आधे, रे पूरा है भाई। 9 2 र, यहां 3 वर्ण है, न है, द है और उसके बाद में र है। तो ये न और द तो क्या करेंगे? पहले वाले को ही तो गुरु करेंगे। तो खुद र तो कैसा है? आधा नहीं है, लघु है। कैसा है? लघु है। तो लघु है तो खुद की मात्रा कैसी रहेगी? लघु रहेगी। खुद की मात्रा कैसी रहेगी? लघु ही रहेगी। आधा है। हाँ, लगता है ऐसा ही है कि नीचे लग रहा है तो आधा ही होगा। नीचे लगने वाली हर चीज आधी नहीं होती है, ध्यान रखना, पूरी होती है। हमेशा ध्यान रखना इसको। कई बार हम ऐसे लिखते हैं प्रे, तो प्रे का मतलब रखता है ये नीचे डंडा सा लग रहा है, वो आधा होगा? पूरा होता है। नीचे डंडा आधा नहीं होता, पूरा होता है। ऐसे और कौन सा? बुद्धि लिखते हो, लिखते हो ना, तो लग ऐसा रहा कि द पूरा है और ध आधा है, द आधा है और ध पूरा है। हमेशा जो नीचे आधा आधा दिखता है वो कैसा होता है? पूरा पूरा होता है। कैसा होता है? पूरा पूरा होता है। दूसरी चीज आप ध्यान देंगे कि जिसका उच्चारण बाद में आ रहा है, अब बोल के देखो, बुद्धि, बुद्धि, अगर हम इसको क्या बोलें? बुद्ध, तो बुद्ध अंत में द नहीं आ रहा, अंत में क्या आ रहा है? ध आ रहा है। तो जिसका उच्चारण अंत में आ रहा है वो कैसा होता है? पूरा होता है। वो कैसा होता है? पूरा होता है। तो मटा दूं? चलो, बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं। तो बिल्कुल अब समझ में आ गया भाई। अब ये जय में जय आता है और रे पूरा है भाई, तो इसका मतलब ये इसको गुरु कर देगा। गुरु लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, ये रहे आपके गण। तो देखते हैं जो गण हम कह रहे थे वो बने कि नहीं। जभान जगण, ताराज तगण, जभान जगण, और अंत में क्या आ गए? 2 गुरु वर्ण आ गए। कुल वर्ण कितने हैं? तो 3 गण आ रहे हैं और 2 गुरु वर्ण आ रहे हैं, तो कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? 11। एक चरण में 11 वर्ण हो और चारों मिलकर कितने हो जाएं? 44 हो जाएं। तो छंद कौन सा कर देना? उपेंद्र वज्रा कर देना। कौन सा कर देना? उपेंद्र वज्रा छंद यहां पर हो जाता है। बिल्कुल शशि, ऊपर वाला ही छोटा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलें आगे अगले छंद की तरफ। उदाहरण पे मात्रा लगा दो और एक चरण में ही लगाना, कहीं चारों में लगाने लग जाओ। मैं वर्ण गिना देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो गए? 11 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 11 वर्ण हो गए भैया। और 11 वर्ण हो गए तो इसका मतलब गण बनाते हैं। बोलो, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और गुरु और व को क्या कर लो? विकल्प से गुरु कर लेते हैं। लास्ट वाले को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो बिल्कुल गण देखिए अब आप। जवान कौन सा गण हो गया? जगण। ताराज तगण, जवान जगण, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए? गुरु वर्ण हो गए। क्या कहेंगे? क्रमशः
जगण, तगण, जगण तथा अंत में दो गुरु वर्ण के साथ प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होने से कौन सा छंद हो जाएगा? उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद हो जाए। आज तो मजा आ रहा है, हाँ, मन का सा टॉपिक चल रहा है, इसीलिए मैंने लिया था बेटा छंद बीच में, क्योंकि अगर समास के बाद में डायरेक्ट प्रत्यय अलंकार ले लेता ना तो फिर वैसे ही पेट में तुम्हारे में गैस वैस बढ़ जाती। ठीक है, मुझे पता है कि एक दिन कद्दू की सब्जी खिला दो और अगले दिन लौकी खिला दो तो आदमी भाग जाए घर छोड़ के। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, तो दो बकवास सब्जियां एक साथ नहीं खिलाई जा सकती। अच्छी खिची खिलाओ, पनीर रोज खिला सकते हैं, पनीर खिला सकते हो आप, दही बड़े मेरे फेवरेट हैं, आप वो खिला सकते हो, मैं दही बड़े भी खिलाऊंगा, चिंता मत करो। आपका जो डर है ना, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, आप लोगों से मुझे वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा जैसी मैंने आप लोगों से अपेक्षा की थी। सच है ये। अगर आप लोग सपोर्ट कर गए ना अगले 2 महीने, तो ये पक्की बात है कि आपको टीचर बना के छोड़ूंगा, निश्चित मान लेना। मैं देख रहा हूं टेस्ट आप लोग दे ही नहीं रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना भविष्य, आप दो मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मेरे साथ मेहनत कर गए ना, तो ये फैक्ट है, हर वो प्रश्न आपकी कॉपी में होगा जो परीक्षा में छपेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कठिन चीज को भी सहजता से स्वीकार करना पड़ेगा। हम समाज से बच नहीं सकते, क्योंकि हमेशा समस्या क्या होती है बेटा, हम किस पर काम करते हैं? ईमानदारी से सोच के देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जब 3 साल 2 साल 11th-12th में संस्कृत पढ़ी कि नहीं पढ़ी भाई? पढ़ी। 3 साल कहां पढ़ी? ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ी। कितने साल पढ़ी? 5 साल तो ऑप्शनल के रूप में पढ़ा। अगर आपने पीजी कर लिया तो 2 साल वहां भी आपने पढ़ा। तब हमने, यानी 7 साल संस्कृत, 7 को छोड़ो 5 मान लेते हैं अपन, 5 साल हमने संस्कृत पढ़ी और हमने एक भी क्यों का जवाब नहीं ढूंढा। और अब जब हम 3 महीने में तैयारी करके अध्यापक बनना चाहते हैं, तब हम अपने हर क्यों का जवाब चाहते हैं। अभी क्यों का समय नहीं, क्या का समय है, क्योंकि अभी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी पे जाओ। क्या आता है? निश्चितम च प्रचितम च निश्चप्रचम बना, मतलब निश्चप्रचम बना। कैसे बना? एग्जाम के बाद तसल्ली से ढूंढ लेंगे। अभी क्या याद रखना है? निश्चप्रचम बनता है। अन्यो राजा राजांतरम बना, मतलब बना, याद रखेंगे। ठीक है। अन्यद रूपम रूपांतरम बना, मतलब बना, याद रखेंगे। तो ये चीजें, अब ऐसे उदाहरण जो डिफरेंट जाते हैं वो परीक्षा में आते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि यार ये समझ में नहीं आते, उनको समझना नहीं है। कई बार घरवाली भी समझ में नहीं आती, कहां जाते हो? साथ ही रहती है ना। कई बार घर वाला समझ में नहीं आता, कहां जाता है? साथ ही रहता है ना। तो अक्सर तो समझ में आता है ना। तो एक आध दिन समझ में नहीं आ रहा, उस दिन सहज क्या कर लो? स्वीकार कर लो कि कभी कभी वो भी समझ में नहीं आता, रात को ब्लॉक करता है, सुबह खोल देता है, वो भी समझ में नहीं आता है, तो फिर भी हम सहज रूप में लेते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग सहज रूप में लेकर के चलिए। जो अच्छे उदाहरण हैं वो डायरेक्ट परीक्षा में आपको मिलेंगे। जैसे प्रादि तत्पुरुष है, हर अतिक्रांत है मालाम, अतिमालय बना, आप याद रखो अतिमालय बनता है। निष्क्रांत है कौशाम्ब्या, निष्कौशाम्बी बनता है, मतलब बनता है। आप अगर इस रूप में याद रखोगे, जैसे आपको व्यतिहार बहुब्री पड़ा, अब हमने क्या किया, वो पर दंडई दंडैश्च प्रहत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, दंडा दंडी याद कर लेते हैं, टंटा खत्म हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो डेफिनेट मान लेना आप जीत जाओगे। मैं एक बार कोर्स पूरा हो जाए, टॉप आप सभी में से टॉप 20 की लिस्ट बनाऊंगा और वो बच्चे होंगे जिनको जूते मार मार के सिखाऊंगा, ये तय है। वही जुड़ना, मैं उसके बाद में मेरे साथ में टेस्ट सीरीज भी वही ज्वाइन करना जिनको खुद पर भरोसा हो। अन्यथा कितनी सस्ती क्यों ना हो, फोकट में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। अगर करा सकते हो तो ही ज्वाइन करना, अदरवाइज तो मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। चलें आगे। बिल्कुल। अच्छा, मेरे जूते ले जाओगे, बहुत बदमाश है ये। उपजाति छंद, कोई लक्षण याद मत करना, सीधी सी बात है। उपजाति छंद क्या होता है? उपजाति छंद
उपजाति छंद इंद्रवज्रा तथा उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। इंद्रवज्रा तथा उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। यानी दोनों के संयोग से बनता है। बी कुमार कह रहे हैं आजकल समझ में नहीं आया तो तलाक हो जाता है। तो मैं दे रहा हूं ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं तैयारी करने की हिम्मत मुझ में नहीं है तो छोड़ो, तलाक ही है और क्या है। सर लाइन रिपीट हो गई श्लोक की, कहां रिपीट हो गई? अरे 2 बार आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट देना, ठीक है। सॉरी, इसको नहीं काटना है, नीचे वाली को काटना है। तो यही तो आइए दोबारा, तो इसको काट देना, क्या फर्क पड़ा। तुम समझदार हो यार, छोटी छोटी चीज ध्यान देते हो। इसके नीचे एक लाइन और है, तुम्हेव बंधु सखा तुम्हेव विद्या द्रवणम तुम्हेव सर्वम मम देव देव। वो लाइन है, आप लोग ठीक लिख लेना। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल कितनी अच्छी बात कही है इसने कि मात्रा ही तो लगानी है, इस पे लगा लो। बिल्कुल समझदार बच्चे। तो उपजाति छंद इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। श्लोक के किसी चरण में इंद्र वज्रा तथा किसी चरण में उपेंद्र वज्रा छंद होता है। किसी चरण में इंद्र वज्रा तथा किसी चरण में कौन सा होता है? उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। याद रखना, उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होते हैं। यानी ये भी 11 वर्णों वाला ही है। और कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? तो बिल्कुल कुल वर्ण हो जाएंगे आपके 11 × 4 = 44। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि विषम चरणों में इंद्र वज्रा है, सम चरणों में उपेंद्र वज्रा है, या उल्टा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है 3 चरण में इंद्र वज्रा और 1 में उपेंद्र वज्रा हो जाए, हो सकता है 3 चरण में उपेंद्र वज्रा और 1 में इंद्र वज्रा, कुछ भी हो सकता है, एक में कम से कम बदल जाता है। नहीं होता है ना उपजाति का लक्षण, क्यों नहीं होता है? अनंत रोदी ऋत लक्ष्म भाजव करके है, बहुत, मैंने तो कभी याद ही नहीं किया उसको क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। और आपको मन कर रहा है तो कर लेना। नहीं 4 लाइन बिल्कुल, ये उपजाति परीक्षा में तभी पूछा जा सकता है जब कम से कम 2 लाइन दी हुई हो, कम से कम 2 लाइन। सिंगल लाइन में कभी उपजाति पूछा ही नहीं जा सकता। 2 लाइन में तो हो जाएगा, एक में इंद्र वज्रा दे दी, दूसरे में उपेंद्र वज्रा दे दी, हो जाएगा। लेकिन 4 लाइन में क्या होगा? 4 लाइन में ही अक्सर ये पूछा जाता है। तो उपजाति पे, और सबसे बड़ी बात तो क्या करना, उपजाति पे तभी तो विचार करोगे जब उपजाति ऑप्शन में होगा। अगर सिंगल लाइन दे रखी हो और छंद दे रखा हो और ऑप्शन में उपजाति हो तो उसको तो सबसे पहले काट देना, क्योंकि एक लाइन में उपजाति हो ही नहीं सकता। और परीक्षा में जो आप भी जानते हो इस चीज को बहुत अच्छे से कि 1 लाइन वाले उदाहरण में ही पूछी जाती है, 4 लाइनों में पूछता ही नहीं। कौन से होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। जागो ग्राहक जागो। चलो, जैसे मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा उपजाति पहचानने का। 4 लाइन इसीलिए लिखी है आपने। अस्त्युत्तर श्याम दिशि देवतात्मा किसका है? मंगलाचरण है। किसका मंगलाचरण है भाई? कुमार संभव का मंगलाचरण है। किसका है? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास के द्वारा रचित है, उसका मंगलाचरण है। अस्त्युत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है। पूर्व परा तो नोह पूर्व परा तोय निधि वगाइया स्थित पृथिव्या इव मानदंड। स्थित पृथिव्या इव मानदंड।
अब आप इसको नोट करने लग गए, तसल्ली से रुको और यहां समझ लो कि उपजाति कैसे पहचानना है। हर चीज लिखने में रहते हो। ये देखो, मैं आपको पहली मात्रा से बता सकता हूं कि इसमें उपजाति है कि नहीं, और वही चीज आपको सीखनी है। पहली बात तो उपजाति कब होगा, जो कम से कम 2 लाइन दे रखे हो बेटा। कितनी? 2, 4 भी हो सकती है। पहली मात्रा से बता दूंगा आपको उपजाति है कि नहीं। गिनो, क्या आएगा? गुरु। क्या आएगा? उपजाति है। क्योंकि अगर गुरु से शुरू होने वाला कोई छंद होता तो चारों लाइन में क्या आता? पहला अक्षर गुरु ही आता। और लघु से शुरू होने वाला छंद होता तो चारों लाइन में कौन सा आता? लघु ही आता। ऑब्वियसली बात है भाई, या तो इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है। तो इंद्र वज्रा की शुरुआत तो होती है किससे? गुरु से। और उपेंद्र वज्रा की शुरुआत किससे होती है? लघु से। पहला ही अक्षर में अगर मात्रा बदल गई तो बेधड़क क्या कर दो, 11 वर्ण होने चाहिए, पर वर्ण गिन लेना। क्या होने चाहिए? 11 वर्ण होने चाहिए। तो देखिए वर्ण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसमें कितने 11 वर्ण हो गए? 11 वर्ण। अब शुरुआत 11 वर्ण, पहली 3 मात्राएं लगा लो, गुरु गुरु लघु। निश्चित रूप से कौन सा छंद हो गया? इंद्र वज्रा हो गया। कौन सा हो गया? इंद्र वज्रा हो गया। और इसमें वर्ण गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां भी कितने वर्ण है? 11 वर्ण है। और छंद कौन सा हो रहा है? अब 11 वर्ण है और एक ही श्लोक है, तो केवल इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा ही 2 छंद मिलते हैं, बाकी छंद आपस में कहीं नहीं मिलते हैं। इसलिए लगाओ लघु गुरु लघु, यानी पहला गण कौन सा बन गया? जगण। कौन सा हो गया? उपेंद्र वज्रा हो गया। कौन सा हो गया? उपेंद्र वज्रा छंद यहां पर हो गया। उपेंद्र वज्रा छंद यहां पर हो गया। तीसरा लघु, सॉरी गुरु, गुरु गुरु लघु, और ये कौन सा हुआ? लघु गुरु लघु। यहां पर भी कौन सा है? ये आपके 11 वर्ण, और कौन सा हो रहा है? इंद्र वज्रा हो रहा है। कौन सा हो गया? इंद्र वज्रा छंद है। और यहां पर भी 11 वर्णों के साथ कौन सा छंद है? कुल मिलाकर उपेंद्र वज्रा छंद है। तो इस तरीके से ये कौन सा छंद हो गया? 2 जगह तो आ गया उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा, और 2 जगह क्या आ गया? उपेंद्र वज्रा, दोनों का मिश्रण हो गया। तो कौन सा छंद हो जाएगा? इसका मतलब यहां पर उपजाति छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपजाति छंद। पहली 2 मात्राओं से पता चल जाता है कि कौन सा छंद होगा। पहली 2 मात्राओं से पता चल जाता है कौन सा छंद यहां पर होने वाला है। क्लियर है भाई? ठीक। और सबसे बड़ी बात, तो 4 लाइन जब तक नहीं दे रखी तब तक हम उपजाति का सोच क्यों नहीं? ठीक है। और दूसरी बात, अगर वर्ण गिन करके पहली मात्रा ही बदल जाए तो बस टंटा खत्म है, दिमाग ही मत लगाओ। 11 वर्ण होने चाहिए। अब देखो वर्ण गिनने में लापरवाही कर दी तो दोषी मैं नहीं, तुम हो। पहली मात्रा लगाने में लापरवाही कर दी, दोषी कौन है? तुम हो। अगर पहली मात्राएं चारों कैसी आ गई? गुरु 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 गुरु, उपजाति नहीं हो सकता। पहली चारों कैसी आ गई? लघु, उपजाति नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो उपजाति को काट देना। अगर 4 लाइन का ऑप्शन आ रहा हो तो, और 1 लाइन का आ रहा है तो उपजाति को बेधड़क ही काट देना, क्योंकि 1 लाइन में उपजाति। कई बार क्या होता है, कुछ विद्वान कर देते हैं अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, कई किताबों में मिलेगा आपको कि इसमें कौन सा छंद है। अब वो क्या कर देंगे? उपजाति दे देते हैं। और सर मैंने कई किताबों में, बच्चे भी मेरे पास लाते हैं कि सर इसमें उपजाति दे रखा है। इसमें उपजाति उन लोगों ने क्या किया, अब विद्वत्ता थोड़ी सी दिखाई कि भाई वो तो श्लोक ही किसका है? उपजाति का है। अरे जब श्लोक थोड़ी दे रखा है, हमसे तो उस पंक्ति में पूछा गया है, तो हम तो पंक्ति का छंद बताएंगे, श्लोक का छंद नहीं। ऐसा मत करना ये उदाहरण आ जाए आप याद रखो, अरे वो तो उपजाति का था, मुझे तो रट रहा है। भैया तुम्हें रट रहा है तो 4 लाइन देगा तो ही तो उपजाति का होगे। सिंगल लाइन कोई सी भी देगा तो जो छंद दे रखा है वो का वही माना जाएगा। सर इसकी 3 लाइन को एक बार मात्रा लगाएं, हो सकता है कुछ गड़बड़ होगी। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु लघु गुरु। निधिव, ये निधिव नहीं है बेटा, यहां मात्रा बड़ी है, इसको ठीक कर लो। धा पे जो मात्रा आएगी वो कैसी आएगी? निधि प्लस एव है, ये गुरु आएगी। अब सही हो जाएगा, लघु गुरु लघु, और ये गुरु और अंतिम को कैसा मान लोगे? गुरु मान लोगे। निधि होगा ना, निधि प्लस एव। अब ये देखो लोग बाइटनर लगा लगा के ठीक कर रहे हैं, बदमाश बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा। कौन था ये? शशि, शाबाश, तुमने चारों लाइन की मात्राओं पर ध्यान दिया। आइए अब चलते हैं 11 वर्ण वाला अगला छंद कौन सा है? शालिनी है। बड़ा छोटा सा लक्षण है, मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकई। कौन सा है? मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकई। 11 वर्ण की छंद
पूरे हो जाएंगे, इसके बाद एक रथोद्गता और पढ़ेंगे और उसके बाद में विराम लेंगे और फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। मातौ गौ चेत छालिनी वेद लोक। लिखिए, जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः ये रहे मा तौ और गौ। मां का मतलब मगण, क्रमशः मगण तगण, तौ मतलब दो तगण हो जाएंगे, तगण तथा अंत में दो गुरु वर्णों के साथ दो गुरु वर्णों के साथ 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। वह कौन सा छंद होता है? वह शालिनी छंद होता है। कौन सा होता है भैया? वह शालिनी छंद होता है। वह आपका कौन सा छंद हो जाएगा? शालिनी छंद हो जाता है। याद रखना, यहां आपको यति दी हुई है, वेद और लोक। और मैंने आपको बताया था कि यति वाले शब्द को तृतीया से व्यक्त किया जाता है। वेद और लोक को मिलाकर के तृतीया का बहुवचन बना दिया, वेद लोकई। तो इसका मतलब यहां यति भी होती है। तो यति कित पर होती है? वेद मतलब 4 और लोक मतलब 7। बिल्कुल। तो मालिनी छंद में मालिनी की छोटी बहन है कौन सी? शालिनी। भाई शालिनी 11 साल की है और मालिनी 15 साल की है, तो छोटी कौन? 15 वाली? नहीं, ऐसे तो 29 वाली भी छोटी हो सकती है, पर शालिनी छंद में क्रमशः वेद का मतलब 4 तथा लोक। आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है भाई। कई बार संख्या दे देता है और कई बार शब्द दे देता है। कई बार शब्द देते हैं। वेद तथा लोक पर यति होती है। वेद तथा लोक पर यति होती है। सर ये तो है ही नहीं सिलेबस में। अरे तुम्हारे सिलेबस में ही तो नहीं है। पढ़ तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे रहे, किसी ना किसी के सिलेबस में तो होगा। अच्छा, तुम्हारे में भी नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो टीजीटी, पीजीटी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी बच्चे हैं, इसलिए। और कुछ एग्जाम तो ऐसे ही होते हैं जिनमें छंद का नाम नहीं दे रखा होता, केवल क्या लिख दिया जाता है? छंद। तो वहां सारे फॉर्म में आते हैं, तो इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो लगाइए मात्राएं, अच्छी वाली मात्राएं लगाना, मलूक मलूक सी लगाओ। मातौ गुरु गुरु गुरु, फिर उसके बाद गुरु गुरु लघु, फिर गुरु गुरु लघु, और दोनों क्या ऐसी हो गई? गुरु हो गई। वर्ण कितने हो रहे हैं? वर्ण हो रहे हैं 11 वर्ण। क्या हो रहे हैं? 11 वर्ण हो गए। अब देखो वी कुमार या संगीता ने कहा, धर्मेंद्र 7 लोक कौन से हैं? मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अभी कौन और क्यों पे मत जाओ, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि लोक और किस पर? वेद पर यति होती है। अपने लिए यही पर्याप्त है, क्योंकि अपने से परीक्षा में ये कोई नहीं पूछने वाला कि जो शालिनी छंद है उसमें जो 7 लोकों पर यति हो रही थी, वो 7 लोक कौन कौन से थे ये बताओ। कोई नहीं पूछ रहा यार। जहां पहले अपना क्या करना है? पहले अपने आप को मास्टर बनाना है, टीचरी बनाना है, फिर जाकर के इन सारे सवालों के जवाब खोजने हैं। तो बताइए, मैं इसीलिए तो कहता हूं कि हम लोग कई बार इतनी मतलब इस तरीके से सोचते हैं कि ये क्या हो गया, तीनों मात्राएं गुरु आ गई, मगन हो गया, ताराज तगण, ताराज तगण, और ये क्या हो गए? गुरु और गुरु, यानी ग और ग। ये कैसा छंद है? तो ये भी आपका एकादश वर्णात्मक है। कैसा है? एकादश वर्णात्मक छंद है। ठीक है। और कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? तो कुल वर्ण हो गए आपके 11 × 4 बराबर 11 × 4 = 44। इतना पहाड़ा तो आता ही होगा।
बच्चे पूछेंगे तब सर। तो धर्मेंद्र एक बात बताओ मुझे, बच्चे पूछेंगे तो एग्जाम के बाद तब पढ़ लेना, और फिर अगर बच्चे पूछेंगे ये चीज आज तुम्हारी समझ में आ रही है, तो फिर पिछले 5 साल से क्या समझ में आया था? तब नहीं सोचा था कि बच्चे पूछेंगे डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए बोलो सर सारी चीजें अभी पढ़ने का मन करता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण आपके सामने, आप लोग नहीं लगाएंगे, सीधा मैं आपको समझा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। क्या उदाहरण के लिए जगह छोड़ लेना। क्या कहा? गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु और 2 गुरु। ये आपका कौन सा बन गया? मगण। ये कौन सा बन गया? तगण। ये कौन सा गण बन गया? तगण। और ये अंत में क्या हो गए? दोनों के दोनों गुरु वर्ण। वर्ण कितने हो रहे हैं? 11। कौन सा छंद हो गया? शाली। नोट कर ले नीचे, क्रमशः प्रत्येक चरण में, क्रमशः कैसे लिख लेना आपकी मर्जी है। प्रत्येक चरण में क्रमशः, प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण तगण तगण तथा अंत में दो गुरु वर्ण होने से, 2 गुरु वर्ण के साथ 11 वर्ण होने से शालिनी छंद। चलो किसी दिन मैं सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी किस पे फोकस करो तुम? फिलहाल अभी एग्जाम ओरिएंटेड फोकस करो। होता क्या है मित्रों, मैं एक दिन एक क्लास देख रहा था यूट्यूब पे, ठीक है? तो किसकी क्लास थी वो यार? शायद उपनिषद की थी मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं है। तो उपनिषद की उस क्लास में जिन शिक्षक की थी, उन्होंने इतना शानदार पढ़ाया, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं भी देख रहा था तो बीच में से थोड़ा सा टाइम मिला मुझे। उन्होंने लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की वो क्लास ली, और 1.5 घंटे की उस क्लास में उन्होंने मात्र 2 मंत्र करा के दिए। पढ़ाया बहुत शानदार, इतना शानदार पढ़ाया कि पूछो ही मत। लेकिन उस शानदार के चक्कर में क्या छूट गया? 2 घंटे चले गए किसमें? 2 मंत्र में। अब आप सोचो, अगर इतना टाइम कंज्यूम करने लग गए तो हमारा उद्धार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अभी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चलो, वही चीजें पढ़ो जो बेहद उपयोगी है। और मेरा टारगेट तो यही रहता है, मैं पढ़ता भी वही था, क्योंकि पता होता है कि जो संज्ञाएं मेरे सिलेबस में लिखी हुई हैं वही तो आएंगी। अब मैं क्यों पढ़ूं घी संज्ञा क्या होती है, मैं क्या सकूं घू संज्ञा क्या होती है, मुझे आवश्यक, मैं क्यों पढ़ूं नदी संज्ञा क्या होती है, जब मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब प्रश्न महेंद्र वाला आता है, धर्मेंद्र वाला आता है कि सब आगे बच्चे पूछेंगे तो बच्चे पूछेंगे, उनका जवाब तब खोज लेंगे। लेकिन अभी पहला टारगेट क्या होना चाहिए? सिलेक्शन। तो उतनी संज्ञा तैयार करो जितनी परीक्षा में आपके सिलेबस में सीधी सीधी दे रखी है। बाकी बाद में पढ़ लेंगे यार, विद्वान पढ़ने के लिए जिंदगी पड़ी है। अभी तो एक बार क्या बनना है? सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आज के युग में विद्वान वो है जिसने सिलेक्शन ले लिया। आप कितना ज्ञान रखते हो कोई मायने नहीं रखता, आप सिलेक्शन ले गए इसका मतलब आप सिकंदर हो। चलें भाई, अगला 11 वर्णों का आखिरी छंद है रथोद्धता। यह भी एकादश वर्णात्मक है। कैसा है? एकादश वर्णात्मक है। एकादश, इसमें भी 11 होते हैं। रात परैर नर लगई रथोद्धता। हो सकता है आपके सिलेबस में नहीं हो, तो अगर आपको लग रहा है कि साहब मुझे मेरे सिलेबस वाले ही नोट करने, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल सिलेबस वालों को ही नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको लग रहा है कि नहीं सब छंद तो छंद है, बच्चा पूछेगा तो उस हिसाब से भी आप सभी में 11 हैं इनमें। यह भी एकादश वर्णात्मक है। लिखिए, जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः
ये रहे गण इसके र न र लगई, यहां पर क्रमशः रगण नगण रगण तथा अंत में एक लघु व एक गुरु वर्ण के साथ एक लघु व एक गुरु वर्ण के साथ 11 वर्ण होते हैं, वह रथोद्धता छंद होता है। रथोद्धता छंद। सत्येंद्र समझा नहीं, इसका मतलब अनुभव बोलता है, इस मतलब क्या कहना चाह रहे हो? ओ माय गॉड, बच गए। मात्राएं लगाइए। गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु और गुरु, यही लगाइए भाई, देख लो, यही लगाइए। तो देखिए अब आपके गण आप स्वयं निकालिए निजी कर कमलों से। क्या बना? राजभा रगण, फिर तीनों छोटे आ जाए तो इससे बढ़िया कौन? नगण। फिर क्या बना? राजभा रगण, और अंत में क्या आया? एक लघु और एक गुरु। वर्ण कितने आ गए? 11 वर्ण। छंद कौन सा हो गया? रथोद्धता। कौन सा हो गया? रथोद्धता छंद हो गया। कौन सा हो गया? रथोद्धता छंद हो गया। जगह छोड़ लो थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जो मात्रा आराम से लग जाए। मतलब एक पन्ने में सारा काम करना है, दुनिया की सारी कंजूसी कहां करनी है? एक पन्ने में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, शाबाश। चलिए, जैसे तो कुल वर्ण कितने हो गए? तो मित्रों आपके कुल वर्ण हो जाएंगे 11 इंटू 4 बराबर 44। 11 इंटू 4 बजाल 44। चलिए, ये उदाहरण रहा। एवं आश्रम विरुद्ध वृत्ति नाम। केवल पहली पंक्ति लिख लेना, 4 लाइन की जरूरत ही नहीं। मैंने 4 दे रखी है, आप बिल्कुल मत लिखो 4 लाइन, क्योंकि हमें पता है कि एक लाइन पे लग गई, वही कितने पे लगेंगी? 4 पे लगेंगी। और आपको लगता है चारों लिखनी है तो जगह छोड़ लो, बाद में लिख लेना। लगाइए, बोलो। अब देखो ए आ गई। किसने पूछा था उस समय? भरत। देखना बेटा, यहां पर ए आ गई, तो इसका मतलब कैसी रहेगी? है तो छोटी, लेकिन मात्रा कैसी रहती है? बड़ी रहती है। गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु और गुरु। देखना ये लगाइए क्या? कोई सी मात्रा समझ में नहीं आए ना तो मुझे बता देना आप कि साहब ये मात्रा कैसे लगी, हमारी समझ में नहीं आई। तो ये देखिए, ये कौन सा गण बन गया? राजभा रगण, नशल नगण, राजभा रगण, और ये हो गया आपका लघु, और ये हो गया आपका गुरु। वर्ण कितने हो गए? 11 वर्ण हो गए। क्या आया? क्रमशः रगण नगण रगण तथा अंत में एक लघु और वह एक गुरु। गुरु वर्ण होने से कौन सा छंद? रथोद्धता छंद। रथोद्धता छंद कौन सा छंद है? रथोद्धता छंद यहां पर हो जाएगा। अब आपने देखा 11 वर्णों वाले कितने छंद आ गए? 5। कितने आ गए? 5 आ गए। अब क्यों ऐसा किया जाए कि भाई कोई ऐसा तरीका बता दो कि हम जल्दी से पहचान जाएं।
फालतू क्योंकि समय भी तो बचाना है। हाल की एक चीज बता दूं आपको कि ग्रेड की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें समय संस्कृत के पेपर के लिए बहुत पर्याप्त होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन पेपर वो मुश्किल से 1.25 और 1.5 घंटे का होता है बस। उसके बाद में आराम से बैठ के आदमी 2 काम करता है, या तो गोले बदल बदल के अपना भविष्य बिगाड़ रहा होता है या बना रहा होता है। वैसे गोले बदलते हो ना तो बिगड़ता ही है। तो इसलिए तहज और सरलता से करना बहुत टाइम होता है, जबरदस्त टाइम होता है। आप लोग देखते हो समाज का टेस्ट में आज देख रहा था, जिन्होंने टॉप किया है वो कितने मिनट में, 15 और 17 मिनट में टेस्ट कर रहे हैं, और हो जाएगा, मुझे पता है हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाता है। मुझे याद है मेरा फर्स्ट ग्रेड का पेपर में शायद मुश्किल से घंटे भर में करके बैठ गया था, और फिर माथा टेक क्यों बैठा रहा और हिम्मत रखी, एक भी गोला नहीं बदलूंगा। क्योंकि उस 2 घंटे में ये हिम्मत, पेशेंस रखना कि गोले नहीं बदलने, बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि थाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिर मन करता है, जैसे सपोज कर दो आपने परीक्षा में 5 प्रश्न छोड़ रखे हैं, 10 प्रश्न छोड़ रखे हैं, अब 2 घंटे आप ठाले बैठे बैठे क्या करोगे, भर लेना, एक गोला भर देते हैं, किसका नाम लेकर के, उसका नाम लेकर के। तो फिर आप अपने भविष्य को अपने हाथों से बिगाड़ रहे होते हो, तसल्ली से करना। चलिए मित्रों, यहां मैं आपको एक सहज और सरल तरीका बताता हूं, आप इस पर जाइए। लास्ट में है वो, एक्चुअल में मुझे लगा था इसके बाद में यहीं पर है। तो ये आपके कौन से हुए, 11 वर्णों वाले छंद यहां समाप्त हो जाते हैं, और समय भी बहुत हो गया है, ये बच्चे भी थक गए लिखते लिखते। तो बिल्कुल 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट के बाद वापस आ जाना और आगे बात करेंगे अगले छंदों पर। लास्ट में जब छंद समाप्त होगा तो मैं आपको शानदार शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा, यहीं पर आप स्पेस छोड़ देना, इसी जगह पर स्पेस छोड़ देना, जिससे 11 वर्णों वाले छंद की ये शॉर्ट ट्रिक आप यहीं नोट कर लेना, 12 वाले की 12 के साथ में नोट कर लेना, और 14 वाले की 14 के साथ में नोट कर सकते हो। फिर भी एक सरल तरीके से एक बार देख लो, एक बार बता देता हूं, बता दूं भाई छोटा सा। तो बिल्कुल देखो हमारे पास 11 वर्णों वाले कितने छंद है, क्या हुआ 11 वर्णों वाले, तो 11 वर्ण वाले हमारे पास छंद कितने हैं, 11 वर्ण वाले छंद है हमारे पास में, ये देखिए 11 वर्णों वाला पहला छंद हमने पढ़ा था कौन सा, इंद्रवज्रा, लास्ट में भी बताऊंगा, यहां भी देख लो इंद्रवज्रा। दूसरा छंद हमने कौन सा पढ़ा था, उपेंद्र वज्रा, उपजाति तो मिश्रण है ही, ठीक है। तीसरा कौन सा पढ़ा हमने, तीसरा पढ़ा शालिनी, और चौथा कौन सा पढ़ा, रथोद्धता। कौन सा, रथोद्धता। केवल पहली 3 मात्राओं से आप पता लगा लोगे कि कौन सा छंद है, पहली 3 मात्राओं से आप पता लगा लोगे कौन सा छंद है। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास में यहां पर वर्ण 11 दे रखे हों और पहला गण कौन सा बन जाए, तगण आ जाता है, पहला गण कौन सा बन जाए, तगण आ जाता है, यानी पहली मात्राएं क्या आ जाती हैं, गुरु गुरु लघु, तो बेधड़क क्या कर देना, बाकी मात्राओं की जरूरत नहीं, केवल 3 मात्रा लगा लेना। पहली 3 मात्राएं तगड़ के रूप में आ जाए और वर्ण कितने दे रखे हो, 11 दे रखे हो, तो छंद कौन सा हो जाएगा, इंद्रवज्रा हो जाएगा। पहली 3 मात्राएं किसके रूप में आ जाएं, जगण के रूप में आ जाएं, यानी लघु गुरु लघु के रूप में आ जाएं, वर्ण कितने दे रखे हो, 11, तो बेधड़क कौन सा छंद कर देना, उपेंद्र वज्रा कर देना। पहली 3 मात्राएं मगण के रूप में आ जाएं, गुरु गुरु गुरु, तो कौन सा कर देना, शालिनी कर देना। और पहली 3 मात्राएं रगण के रूप में आ जाएं, रगण यानी गुरु लघु गुरु, तो कौन सा कर देना, रथोद्धता। और उपजाति इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। पहली मात्रा बदलते ही पता चल जाएगा कि उपजाति है या नहीं है। अरे गोले ऐसे नहीं बदलते रेखा, गोले ऐसे बदलते हैं कि कुछ प्रश्न क्या होते हैं हम बचा लेते हैं कि भाई ये हमें नहीं आ रहे, अब फिर उनमें हमने पहले तो क्या होता है, गोले भरने से पहले ऐसे भी बदलते हैं गोले कि पहले अपने टिक कर रखा था बी पे, लेकिन जब गोले भरने की बारी आई ना तो मन क्या कर रहा है, सी चोखो लग रहा है, फिर क्या करेंगे, अभी रहने दे सी कर देता हूं। याद रखना, बदल के जो गोला भरते हो ना वो 100% गलत जाता है, या तो उसको भरना मत, या जो पहले कर रखा है चुपचाप उसको भर लेना। हाँ, एक आध प्रश्न ऐसा मिल जाता है जो गलती से गलत टिक हो जाता है, उसको तो बदल लो, लेकिन जहां आप ये कह रहे हो ना कि पहले ये लगाया अब मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बी सही है, तो इसका मतलब आप बेवजह अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। पहले वाली ज्यादा ठीक होती है, मतलब गोला पहले जो ऑप्शन आपने चुना वो ज्यादा सटीक होता है, दूसरे वाला जो होता है वो सटीक
नहीं होता है। चलिए मित्रों, अभी अनुमति दीजिए, परीक्षा से पहले इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट बाद वापस मिल रहे हैं।